Organizing as a process and structure. According to the first concept, organizing it has been considered as a process. अगर बात करें हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो पहले तो इसको माना जाता है क्या, एक प्रोसेस के तौर पे, एक प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अ फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड एट अ सिंगल स्ट्रोक. मतलब कहने का ये कि कोई एक ऐसा फंक्शन है कि एक ही बार में कंप्लीट कर दिया गया. इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हो और वो सारे के सारे स्टेप को मिला करके हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग हो रही है. समझ में आई बात, ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अ फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल स्टॉक बट इट इज अ चेन ऑफ वेरियस फंक्शन. अलग अलग फंक्शन का क्या है, एक चेन है, उनको हम कंप्लीट करते हैं. इट इंक्लूड गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग द वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है, वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग बना लेते हैं. उसके बाद कर देते हैं हम लोग उन एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर देते हैं. ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है उनको हम लोग एक अलग एक्टिविटी बनाते हैं और जो सब इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर मर्ज करते जाते हैं, ठीक है ना. फिर उसके बाद एक्टिविटी अलाउिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जब हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं उसके बाद किसी व्यक्ति को अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दे देते हैं, ठीक है. ETC. ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन कंडक्ट इज डीपली अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ वर्क, देयर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, चेंज इन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए जी, ये जो प्रक्रिया के तौर पे है ना, ये जो है पूरी की पूरी जो है डिपेंडेंट होती है ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो काम बांटते हैं वो ह्यूमंस को देना है. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी ह्यूमंस को ही देना होता है. उनकी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पेबिलिटी, मतलब वो किस लायक है, उनके लिए एलिजिबिलिटी है उस काम को करने की या नहीं, ठीक है, इसके हिसाब से हम काम बांटते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि पूरा डिपेंडेंसी क्या होता है, ह्यूमन की एबिलिटी के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है ना. Competency and capability, change in the internal and external environment of the organization. The process of the organization has to also be changed according to these change. अगर इनमें अगर चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो आपका environment जो है चेंज होने लग जाएगा. Hence organizing as a process can be described as a dynamic element. तो इसलिए हम लोग इसे डायनेमिक एलिमेंट के तौर पे पहचानते हैं, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं, आपका काम चेंज हो रहा है, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. काम बदल रहा है और वो काम जो है उस एम्प्लॉय को नहीं आता, तो उसकी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय चाहिए होगा. आ गई बात समझ में, ठीक है. जैसे तुमने देखा होगा न्यूज़ का काम है, ठीक है, पहले न्यूज़पेपर छापे जाते थे, अभी भी छापे जाते हैं, ठीक है, पर अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि न्यूज़पेपर जो है वो मोबाइल फ़ोन में आने लग गए, है ना, मोबाइल फ़ोन में आने लग गए. तो अब जो है, जो पहले प्रिंटिंग का काम था, उनके एम्प्लॉयज़ की जो है एबिलिटी जो है थोड़ी एडवांस करनी पड़ जाएगी कि वो छापने का भी काम करे और ये भी देखिए कि अगर फ़ोन पे प्रिंट हो, अगर फ़ोन पर आएगा, वो ऐप में आएगा अगर वो न्यूज़पेपर के, तो वो किस तरीके से आएगा, ठीक है ना. तो थोड़ी सी एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ जाएगी ना, उसको टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की या फिर जो मोबाइल फ़ोन्स की, तो उससे समझ में आएगा. आई बात समझ में. तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है बिजनेस इन्वायरमेंट में डिफरेंशिएशन आ जाता है अगर आपके किसी भी थोड़े से चेंजेस आते हैं. तो बिजनेस प्रोसेस क्या है, वो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एज ए प्रोसेस क्या है, एक तरीके का डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है. तो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के तहत हम लोग एक्टिविटी बनाते हैं, एक्टिविटीज का डिसाइड करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है. उन एक्टिविटीज को हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं, है ना. फिर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की पहचान कर लेते हैं, है ना, यही होता है ना, इंपॉर्टेंट एक्ट. और उसके बाद हम लोग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं अगर किसी को हम लोग असाइन करते हैं तो, है ना जी, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपका एज अ प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है. अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर के बारे में. ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजिंग इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अंडर द वेरियस पोस्ट एंड क्रिएटेड एस्टेब्लिश्ड एज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन द एम्प्लॉय वर्किंग एंड वेरियस पोस्ट. एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जितने अलग अलग पोस्ट बनाई जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पोस्ट के एक ढांचे के रूप में बात करते हैं. सबसे ऊपर एक पोस्ट, उसके नीचे इस तरीके से 3 लोग काम कर रहे हैं, उन तीनों के अंदर फिर 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी, इस तरीके से. तो ये जो हर एक पोस्ट किसी को दी जाएगी और कौन किसके अंडर में काम करेगा, किसका सबऑर्डिनेट कौन है, किसका सुपीरियर कौन है, ये चीज जो है क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर कहलाता है.
द अथॉरिटी, उससे उस पोस्ट, उस पर्टिकुलर पोस्ट की क्या अथॉरिटी है और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। उसके बाद रिलेशनशिप लेस डाउन द हु इज द सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, ये भी आपको इसमें पता चलता है, ठीक है। वेरियस पोस्ट द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली परमानेंट, देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्टैटिक एलिमेंट। यहां पर जो ये पोस्ट होते हैं ना वो जनरली परमानेंट पोस्ट होती है। जैसे कि मान के चलिए ये जो है डेप्यूटी मैनेजर हो गया, इसके नीचे 3 डिपार्टमेंट हो गए, सेल हो गया, परचेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, एक और होगा HR होगा, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट की पोस्ट तो कभी हट नहीं जाएंगी, समझ में बात, ये पोस्ट तो हमेशा बनी रहेंगी ना। मतलब कहने का यहाँ पे बंदा ही तो चेंज हो सकता है, आज आप हो कल कोई और आ जाएगा, ठीक है, बट पोस्ट थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, ये तो मेन पोस्ट है। तो जनरली जो इसकी जो पोस्ट होती है, स्ट्रक्चर की जनरली जो पोस्ट तैयार की जाती है वो जनरली क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है। इस वजह से इसे डायनामिक इन नेचर नहीं कहा जाता। समझ में आई बात, यहाँ पर चीजें बदलने से इन्वायरमेंट बदल जाता था, पर यहाँ पर क्या है कि पोस्ट फिक्स्ड है। आई बात समझ में, यहाँ इसका नेचर जो है डायनामिक नेचर नहीं होता। क्लियर है? As a structural relationship organization can be two type. First formal organization and second है informal organization. एक तो formal organization होता है और एक informal। भाई ये जो बनाया मैंने formal बनाया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि भाई हमारे अंडर में 3 लोग रहेंगे, उस 3 लोगों के अंडर में 3 लोग रहेंगे और इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। सारे के सारे जो भी लोग डिपार्टमेंट बनेंगे उनकी सैलरी, उनका पोस्ट, उनका काम, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो सारी की सारी पेपर पे रिटन लिख करके दी जाएंगी। ये क्या हो गया, फॉर्मल हो गया। एक इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में क्या हो गया कि मैं इस पोस्ट पे काम करता था, ठीक है, फिजा इस पोस्ट पे काम करती थी, ठीक है, मैंने बोला फिजा एक काम कर दो, द्वारका जा रही हो, उधर साइड में ना चेक देते हुए जाना है, दे दोगे? इन्होंने कहा ठीक है दे दूंगी। मैंने वो चेक पकड़ा दिया, इन्होंने मेरे लिए काम किया ना, है ना, इन्होंने काम किया। रिलेशनशिप तो है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। ये वाला रिलेशनशिप किसी कागज पे लिखा करके नहीं दिया गया कि फिजा अली के लिए काम करेंगी। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये कि नॉन डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी चीजें जो आपको बताई तो नहीं गई है पर फिर भी आपने कर दिया, वो आपसी सहमति से, भाईचारा था जो भी था, ठीक है, उसकी वजह से आपने वो काम कर दिया, उसकी बात मान ली, उसकी बात मानते हो, उसको रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये वाला बंदा आकर के अगर इससे बोले कि भाई ऐसे काम कर, वैसे काम कर, ये करेगा? अगर इनफॉर्मली अगर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि बंदा तो ऊपर पोस्ट का ही है ना, पर उसको जो राइट एंड ड्यूटीज मिली हुई है वो इसके लिए मिली हुई है। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो अगर एकदम स्ट्रिक्टनेस पे आओगे कि भाई रूल तो रूल होता है, तो फिर भाई हम तो नहीं मान रहे बात, ठीक है, तो फिर इसी की बात मानेंगे जो कहेगा। आई बात समझ में? मतलब कहने का ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मल में क्या होता है कि राइट एंड ड्यूटीज, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट सब आपका रिटन फॉर्म में पता होता है, आपको वेल डिफाइन होता है, आपके राइट एंड ड्यूटीज जो है पता होते हैं। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, आपसी संबंध की वजह से जो है लोग एक दूसरे को बातें मान लेते हैं या फिर काम कर देते हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है जी। तो हमारा हो गए दोनों टॉपिक कंप्लीट। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम प्रक्रिया के तौर पे पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या काम किए जाने हैं, और इसमें हम स्ट्रक्चर के तौर पे पढ़ते हैं कि अगर पूरा ढांचा बना हुआ है तो वो क्या क्या चीजें बनी हुई है। तो ये जो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है जी।